कि यदि आज कोई स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के बारे में सोचता है, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, देन व्हाट शुड बी हिज मोटिवेशन? एसडीएम के पास रिसोर्सेज भी हैं, एसडीएम के पास मैन पावर है, एसडीएम के पास एक्सपर्ट्स हैं, एसडीएम के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एनी मैसेज दैट यू वुड गिव जो कि उनको उनका मोटिवेशन बना के रखने में मदद करें? नहीं, पहला तो मैं देना चाहूँगा, मैं 30 साल से हूँ इस सर्विस में, और अगर मेरे को आज भी मौका मिले कि एक और करियर है चुनना है आपको 30 साल बाद, तो मैं आईएएस ही चुनूंगा। तो वहाँ जाके इतने रेजिस्टेंस के बावजूद वहाँ पे मैंने 5000 स्लेव्स छुड़वाए, 5000, और वो भी इन्फ्लुएंशियल लोगों के यहाँ से, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, उनके घर से भी निकाले। चलते चलते अक्सर रुककर सोचा भी कि क्या मंजिल पर याद रहेगा रास्ता भी? So, all the students, today we have Sajjan Singh sir with us. He is 1995 batch IAS officer, and currently he is in the Ministry of Finance at the position of Additional Secretary. Sir has recently come up with a book called Scaling the Mount UPSC. The Hindi version of it is UPSC Lakshya. लक्ष्य यूपीएससी। लक्ष्य UPSC. आज सर हमारे साथ नेक्स्ट 40 मिनट्स में सर विल शेयर विद हिज एक्सपीरियंस इन द गवर्नेंस, जो कि 1995 से अभी तक का है। और जब मैं ये बात बता रहा हूँ सर, एक चीज़ रियलाइज हो रही है कि जितने भी बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनका जो एज है वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से भी काफी है। यस, आपने इस एग्जाम को एक लंबे समय से देखा है जी, और आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स के डिफरेंट स्टोरीज को स्टडी किया है, और इसीलिए मे बी यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस द एवोल्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन. सो वेलकम सर टू दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच। सर वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन प्रोबब्ली, कि यदि आज कोई स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के बारे में सोचता है, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, देन व्हाट शुड बी हिज मोटिवेशन? वो क्या चीज़ है कि जिससे कि जिसके लिए स्टूडेंट दिन रात मेहनत करे? एक तो सरफेस लेवल पे पावर पोजीशन वो बातें की जाती है, बट आपका जो पिछला 30 साल का तजुर्बा रहा है, सो व्हाट इज दैट रियल थिंग व्हिच शुड मोटिवेट द स्टूडेंट? I think real thing is the job satisfaction. Real thing is the ability and the power to make change in the society. The real attraction is to make difference in the lives of people. Real thing again is to change the fortunes or change the status of one's family. So ये मिक्स है। मैं ये कहूँगा कि ऐसे नहीं है, कोई बोलता है कि आईएएस में इसलिए आते हैं कि बहुत पावर है, या आईएएस में इसलिए आते हैं कि और कोई सुविधाएं हैं, वो भी है, लेकिन वो डेफिनेटली है वो, और आपको दूसरी सर्विसेज में भी मिल जाएंगे, वो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो कैनवास आईएएस देता है, जो एक किसी पर्सन को जो इतना बड़ा कैनवास देता है चेंज करने का, इतने सारे रिसोर्सेज देता है चेंज करने के लिए, इतने सारा आपको मैन पावर और एक्सपर्ट्स देता है कि आप अपने मन की चीज़ कर सकते हैं सोसाइटी में। जो चेंज आप बचपन से लाना चाहते हैं या आपका सपना है, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, वो सब इसमें होता है। उदाहरण के लिए बहुत छोटा सा है कि एक बच्चा जब सेलेक्ट हो जाएगा, 2 साल ट्रेनिंग करेगा, उसकी उम्र एवरेज में 26 साल होगी, 25-26 साल। उस समय में वो एसडीएम लगेगा, और एसडीएम जो है बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। एसडीएम के पास रिसोर्सेज भी हैं, एसडीएम के पास मैन पावर है, एसडीएम के पास एक्सपर्ट्स हैं, एसडीएम के नीचे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उस बड़े सारे एरिया में सब एक्सपर्ट्स की मदद से अगर कोई चेंज लाना चाहता है, एजुकेशन में इनरोलमेंट बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है, या हेल्थ सर्विसेज अच्छी करनी है, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, या गांव में बिजली पहुंचानी है, या जो क्लीन एनर्जी प्रमोट करनी है, कोई भी सेक्टर हो, सब सेक्टर में जो आपका सपना रहा है कि देश ऐसा होना चाहिए, वैसा आप कर सकते हो अपने उस एरिया में। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है। आपने जब एग्जाम दिया 94 में सर, एक बार 93 में, फिर 94 में। तो आपके लिए इंस्टेंट वो समय क्या क्या मोटिवेशन था? आपको पता कैसे चला इस एग्जाम के बारे में? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आपका फैमिली में ऐसा कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी बैकग्राउंड था जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपको कहाँ से मोटिवेशन है इस चीज? बिल्कुल जी, देखो मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में कोई भी जब ज़्यादा कुछ बोलता है या कुछ पावर दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसको कहते हैं कि तू क्या डीसी लगा हुआ है। तो वो डीसी बहुत बड़ी चीज़ हरियाणा में है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि डीसी है क्या, ये डीसी कौन बनता है, ये डीसी कैसे बनते हैं, कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि क्या डीसी लगा हुआ है। तो मतलब डीसी बहुत बड़ी चीज़ है। तो शुरुआत का बीज जो मेरे को लगता है वो वहाँ से आया है, गांव से, कि डीसी लगा हुआ है क्या, तो मतलब डीसी कौन चीज़ होती है। तो फिर पता करने पे पता चला सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में, और मेरे अंदर मेरे को लगता है
काफ़ी पहले से ये था कि मेरा ये सपना है, क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैं क्लास 10th 11th में था उस समय मैंने ये कंपटीशन की मैगजीन, तब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू आती थी, वो लेनी शुरू कर दी थी। उसमें जब टॉपर्स के फ़ोटो आते थे, कवर पेज पे भी टॉपर का फ़ोटो आता था, तो उनको देख के बहुत मोटिवेशन होता था कि अरे वाह ये बहुत अच्छा है। फिर वो बताते भी थे, तो धीरे धीरे उसके बारे में नॉलेज और बढ़ी। कॉलेज में और ज़्यादा पता चला, कुछ सीनियर्स तैयारी भी कर रहे थे, 1-2 का सिलेक्शन भी हुआ। तो मेरे को लगा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे, ये तो मेरे जैसे ही बैकग्राउंड से आते हैं, ये तो हमारा ही कोर्स पढ़ रहे थे, मेरे से 1 साल सीनियर ही तो हैं या 2 साल सीनियर ही तो हैं, तो जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी। सर आपने कहा कि हरियाणा में कहा जाता है कि यूपी लगा है क्या? हाँ सर बिहार की बात करते हैं, बिहार से आता हूँ। जी। बिहार में बिहार और यूपी दोनों में कहा जाता है कि ऊपर भगवान है नीचे आइए, बीच में कोई है ही नहीं। जी अब ये तो हमने बातें सुनी है, जी आप इनसाइडर स्टोरी बता सकते हैं जी क्या जी। सच में भगवान और ऊपर भगवान नीचे आइए? हाउ पावरफुल इज द सर्विस? अगेन व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन सर इज हाँ क्योंकि कुछ स्टोरीज हमें पढ़ने को मिलती है जहाँ पे कोई बदलाव करने की कोशिश कर रहा है, हाँ रेजिस्टेंसेस आते हैं, हाँ हाँ political बिल्कुल आते हैं, आएंगे। क्योंकि कोई भी बड़ी चेंज इतनी आसानी से तो होगी नहीं। हाँ ठीक हाँ है? तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि हाउ पावरफुल द सर्विस इज, और यदि आप कोई बड़ा चेंज करना चाहे तो क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, इन टर्म्स ऑफ पावर टू ब्रिंग चेंज, द सर्विस इज वेरी पावरफुल अभी भी। क्योंकि अगर आप पावर को उस सेंस में देखेंगे जो ट्रेडिशनल सेंस में हम देखते थे, वो अब पावर धीरे धीरे कम है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अभी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हम लोग वो इम्पीरियलिज्म से दूर जा रहे हैं अभी। तो सोसाइटी में चेंज कंटिन्यूअस है, आज भी नहीं, आज से नहीं है ये चेंज, जब से सिविल सर्विस हुई है या जब से आईएएस का जन्म हुआ है, चेंज हो रहे हैं सोसाइटी में। तो वो है, लेकिन जो चेंज आप ला सकते हो, जो अपना करना चाहते हो वो कर सकते हो, उसके लिए बहुत पावरफुल है। दूसरा, गवर्नमेंट की सारी स्कीम डीसी या एसडीएम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो उसमें आप पब्लिक का बहुत फायदा कर सकते हो, उसमें आप जो जरूरतमंद है उसको पहुंचा सकते हो, चाहे वो राशन देना हो, चाहे पेंशन देनी हो, चाहे स्कॉलरशिप देनी हो, वो आप दे सकते हो। उसके बाद में किसी को कोई समस्या है, क्योंकि देखिए डीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। डीसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो डीसी एक अथॉरिटी है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या एसडीएम वो अथॉरिटी है जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। चाहे किसी ने ज़मीन दबा ली हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो, चाहे झगड़ा हो गया हो, चाहे पेंशन चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए, स्कूल में एडमिशन चाहिए, कोई भी जो हमारे लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें कोई समस्या आती है तो एसडीएम डीसी कमिश्नर ये करते हैं, तो वो आईएएस ऑफिसर ज़्यादातर होते हैं। तो उस सेंस में अभी भी बहुत पावरफुल सर्विस है, और लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए, जिनके अंदर सेवा भावना है, जिनके अंदर कुछ चेंज लाने का जज्बा है, जिनके अंदर बड़े सपने हैं कि वो कॉमन मैन के लिए कुछ काम कर पाएं, तो ये सर्विस बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि बहुत लाल बत्ती है और बड़ा सारा आपका स्टेटस है, बड़ा सारा बंगलो है, तो उसके लिए मत आइए, काम करने के लिए आइए। इनफैक्ट किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर ने बताया था कि द ब्यूटी ऑफ द सर्विस इज कि आपको गवर्नमेंट के पैसे पे फिलांथ्रोपी करने का मौका यस, वो भी इम्पोर्टेंट। आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी बीमार को एक हॉस्पिटल बेड अवेलेबल करा सके, सो व्हाट कैन बी अ बेटर थिंग दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनल कुछ खर्च करना है, बेसिकली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपको उसको चैनलाइज कर देना है, Yes. जो भी वो जो एंड पर्सन है उसको उसका फायदा मिले। सर आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 95 एंड 2025 you have spent 3 decades in the service, sir. यस। So in terms of time, in terms of different department that you have worked, अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हैं, आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपने स्टेट्स में यूनियन पे काम किया, स्टेट्स में भी आपने साउथ दिल्ली जैसे जगहों में काम किया, और आपने अरुणाचल प्रदेश में। जी जी। Now when you look back at your experience, sir, which part it's very difficult to find out one part, but if you remember any of the golden period of wherein you really enjoyed connected with people, वो कौन सा आप बताइए? आई थिंक गोल्डन पीरियड मेरा है जब मैं अरुणाचल में था, क्योंकि उस समय आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उस समय आपके पास बहुत फ्रीडम होती है काम करने की। तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में मैं अरुणाचल में था, वहाँ पे बहुत सारा काम किया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैं कई बार बताता हूँ वो है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को पता चला कि वहाँ स्लेवरी सिस्टम था। अच्छा, ये वहाँ पे, कब की बात? ये 1999 2000 की है। तो वहाँ पे एक ट्राइब है जो कि पुरोइक बोलते हैं या सुलुंग बोलते हैं, वो ट्राइब दूसरी ट्राइब की स्लेव थी, विच इज निशी ट्राइब, ओके, और बिल्कुल टोटल स्लेवरी, वो बिना किसी पैसे के काम कराते थे, और सारी तरह की उनके साथ में वो होता था हरासमेंट या उनका शोषण मैं बोलूँगा। तो वहाँ जाके
इतने रेजिस्टेंस के बावजूद वहाँ पे मैंने 5,000 स्लेव्स छुड़वाए, 5,000, और वो भी इन्फ्लुएंशियल लोगों के यहाँ से, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, उनके घर से भी निकाले, और उनके लिए एक गांव बनाया, अरुणोदय, मेरे को अभी भी याद है, उनके लिए, स्लेव फैमिलीज के लिए, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, उनको स्लेव को अपने मास्टर से छुड़ा लिया, लेकिन वो फिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो उनके लिए फिर हमने एक गांव बनाया, उसका नाम भी है अरुणोदय करके उस समय रखा था, और उसमें सारी सुविधाएं दी उनको, जो भी घर बना के दिए, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो किसी स्कीम में घर मिल गया, किसी स्कीम में रोड बन गया, किसी स्कीम में पानी आ गया, किसी स्कीम में स्किल ट्रेनिंग हो गई, किसी स्कीम में उनको पेंशन या और सुविधाएं, कैश जो मिलता है गवर्नमेंट से वो मिल गया। तो उनका एक प्रॉपर गाँव बना के 5-6 हज़ार लोगों को हमने उसमें बसाया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था उस डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी पॉपुलेशन उस समय होगी 40,000 से ज़्यादा नहीं होगी, उसमें से 5,000 स्लेव थे। तो वो अभी भी मेरे को वो लोग याद करते हैं। इनफैक्ट आज भी मैं था ऑफिस में, तो आए थे अरुणाचल के मिनिस्टर एक मिलने, फाइनेंस मिनिस्टर से, तो वो भी याद कर रहे थे कि आप वहाँ थे तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया था। तो जो काम आपने ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले किया है और आज भी आपको याद रखते हैं उस काम से, ये चीज़ IAS में ही हो सकती है। तो इसके बाद तवांग में भी बहुत हमने काम किया, बहुत जो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज थी उनके लिए काम किया, ननरीज थी उनमें काम किया। तो आपका गोल्डन पीरियड अगर आपने पूछा है, तो गोल्डन पीरियड मेरे हिसाब से मेरा है जब मैं DC था अरुणाचल में, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा भी लगा, अभी भी याद रहता है। जब आप बता रहे थे कि हाउ यू मैनेज डिफरेंट स्कीम्स, तो आइडिया लग रहा था कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट हो जाता है, उसको पता है what all resources are available और उसको कैसे channelize करना है, the power of this. So before we go to the stories shared in the book, एक last question services कि कितना फंडामेंटल डिफरेंट है स्टेट्स में काम करना और यूनियन में काम करना, बिकॉज अभी जितने स्टूडेंट्स हैं टू जॉइन, तो मिक्स ऑफ सर्विस रहेगा, स्टेट्स में काम करेंगे, यूनियन। यस फंडामेंटल चेंज आपको क्या लगा? देखिए, हर लेवल पे काम करना अलग एक्सपीरियंस है। जब आप शुरू में जाएंगे, आप SDM रहेंगे, उसके बाद DC या DM बनेंगे, वो टोटली एक डिफरेंट कार्य क्षेत्र है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज रहती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ आप डायरेक्टली लोगों के साथ काम करते हैं, डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, गांव में जाते हैं, टूर करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, ग्रास रूट लेवल पे आप स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में आ गए, स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्टर या सेक्रेटरी बन गए, तो वहाँ आपका इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंटरेक्शन पब्लिक से कम हो जाता है। फिर जो आपसे स्टेट हेडक्वार्टर में कोई मिलने आया वही मिलने आ पाएगा। दूसरा, आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ग्रास रूट लेवल पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप केवल पॉलिसी बनाते हैं, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर है उसको आप मॉनिटर करते हैं एक तरह से। तो वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, जिसमें आपका एकेडमिक काम थोड़ा बढ़ जाता है, आपका सोचना, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसी के बेस पे आप पॉलिसी बनाते हैं, उसी के बेस पे जो समस्याएं आपने जानी उन्हीं को दूर करने का काम करते हैं। तो उसमें आपका कैनवास है एक स्टेट। लेकिन फिर जब आप भारत सरकार आ गए, चाहे आप जूनियर पोस्ट पे भी हैं, लाइक डायरेक्टर शुरू में लोग आते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, उस समय आपका कैनवास बहुत बड़ा है, लेकिन पब्लिक से आप थोड़ा और दूर हैं, क्योंकि पब्लिक तो नीचे है काफ़ी। तो उस समय जो आपने पॉलिसी बनाई या जो स्कीम आपने बनाई, जो गाइडलाइन बनाई, जो चिट्ठियाँ लिखी, उसका नेशन वाइड इम्पैक्ट है, और एक एक वर्ड जो आपने लिखा उसका बहुत दूरगामी असर पड़ता है चीज़ों पे। तो वो एक टोटली अलग एक्सपीरियंस होता है कि आपको यहाँ मौका भी मिलता है फिर आपको देश भर में जानने का, देश में, क्योंकि टूर्स होते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं या मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, तो पूरे एक बार आपने अपने स्टेट को जाना, और फिर आप पूरे देश में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई आ रही है आपकी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, क्या लोग और चाहते हैं बेनिफिट्स या और सर्विसेज, तो वो एक टोटली अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पब्लिक इंटरेक्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर हैं, यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटर स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में। कोई और वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सर, बुक की बात करें इसके लिए, माउंट चैलेंजी, इस बुक में आपने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर की है, और जो आपने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो काफी डाइवर्स एग्जांपल्स हैं, फाइनेंशियली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियली वेरी ठीक ठाक थे, बट देन आल्सो दे डिसाइडेड टू केम टू द सर्विस। Particularly two stories that I read in your book, Satyam Gandhi and Bharat Singh.
is important for me because they are related to our institute. Okay? Political Science International Relations उनका ऑप्शनल है. भरत सिंह जो टॉपर हैं जिनके बारे में आपने लिखा है उनके साथ आपका कुछ पर्सनल कनेक्ट भी था एक लेवल पे. सो आउट ऑफ ऑल द स्टोरीज दैट यू हैव शेयर्ड हियर सर, मैं आपसे कहूँ कि विच वन यू व्हाइल राइटिंग and while doing your research felt more attached to? देखिए, सारे तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं, सारी स्टोरी बहुत अच्छी हैं, सबके पर्सपेक्टिव थोड़े अलग हैं, सबका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, सबका स्ट्रगल थोड़ी डिफरेंट है, फेलियर्स एंड अप्स एंड डाउन्स थोड़े थोड़े अलग हैं, वो ठीक है. लेकिन जैसे आपने बोला, भरत की स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो भरत जो है वो हमारे ही घर में, जो हमारी दीदी घर में काम करती थी, उनका बेटा है. 5-6 साल हमारे ही साथ रहा, हमारे घर में रहा. और दूसरा, उसका जो जर्नी है बहुत ही, मैं बोलूँगा, नीचे से बिल्कुल ज़मीन से आसमान वाली जर्नी है. एक सर्वेंट क्वार्टर में वो बच्चा पैदा हुआ आईएएस ऑफिसर के, और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया. और ऐसा नहीं है वो तो कि एक दिन में ये हो गया, बहुत सारा स्ट्रगल उसका रहा बचपन से लेके स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद नौकरी में, तैयारी में. तो एक दिन में नहीं बना, लेकिन हर स्टेज पे उस लड़के ने कैसे मैनेज किया, कितना बड़ा बड़ा रिस्क लिया, कितना उसका परसिस्टेंस रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं बताता हूँ, सबसे पहले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्लास 5 तक, और अचानक उसको क्लास 6 में जो राइट टू एजुकेशन आया गरीब बच्चों के लिए, जो प्राइवेट स्कूल में कुछ ओपनिंग्स हो गई, तो उसको संस्कृत स्कूल में एडमिशन मिल गया, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, जहाँ पे कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस के, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं. तो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे उसको क्या हुआ कि वहाँ कैसे एडजस्ट करे, कहाँ बच्चों से कैसे आपस में बात करें, इंटरमिंगल कैसे, उनसे कैसे, क्योंकि वो सब बच्चे एक अलग क्लास के हैं, जो सोचते हैं कि अरे हम तो पता नहीं किसके बच्चे हैं, थोड़ा रहता है बच्चों में ना. तो उसमें दूसरा लैंग्वेज की प्रॉब्लम, वो तो हिंदी बोलता था, हिंदी मीडियम में था, और अचानक इंग्लिश मीडियम, उस स्कूल में हिंदी बोली नहीं जाती, असेंबली में इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में है, क्लास में पढ़ाया अंग्रेजी में जा रहा है, ओरल एग्जाम इंग्लिश में है. तो वो डरता था, कांपता था जब ओरल एग्जाम आता था, तो कॉन्फिडेंस हिट करता था, बुलिंग होती थी बच्चे की. तो वहाँ पे उसके साथ में जो दूसरे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे थे, धीरे धीरे छोड़ के चले गए, बट ये बच्चा डटा रहा, ये गया नहीं, इसने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने दोस्त बनाए, और स्कूलिंग पूरी की, और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गया. ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो सर्वेंट क्वार्टर से उठ के इंजीनियरिंग कॉलेज में गया. उसके बाद भी वो ठीक चुप नहीं बैठा, वहाँ भी रुक सकता था. वहाँ से उसने बहुत रिसर्च की, उसका रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, इंटरनेशनल अवार्ड जीते, हांगकांग गया जहाँ उसको फर्स्ट अवार्ड मिला, इंडिया को रिप्रेजेंट किया उसने. सो ये उसका था. और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये ख़त्म हुआ उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसको टाटा मोटर्स में जॉब मिली और मैनेजर बन गया. अब देखिए, सर्वेंट क्वार्टर से उठ के मैनेजर बन गया, तो बहुत हैप्पी रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए, पर उसको लगा नहीं, ये मेरा नहीं है, इसमें मैं जो आप बात कर रहे हैं चेंज नहीं ला सकता. देखिए, मॉनेटरीली वो ऊपर हो गया, समाज के स्टेटस में भी ऊपर हो गया, लेकिन उसको लगा कि जो मैं चेंज लाना चाहता हूँ, जो मैं काम करना चाहता हूँ सोसाइटी के लिए, वो मैं टाटा मोटर्स में रह के नहीं कर सकता. तो उसने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया. तो उसने कहा घर पे कि अगर मैं जॉब छोड़ दूँ तो मैं आईएएस बन सकता हूँ. तो ये एक बहुत डिसीजन है, जिस फैमिली के लिए नया नया स्टेटस आया है, नया नया सैलरी आने लगी है, लेकिन उसके फैमिली को भी मैं बहुत कमेंट करूंगा कि उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, तू जॉब छोड़ के तैयारी कर. और उसने जॉब छोड़ी, इतना बड़ा डिसीजन लिया, और फुल टाइम तैयारी में लगा. और उस तैयारी के बाद 2-3 बार फेल हुआ, अलग अलग स्टेजेस में फेल हुआ, कभी मेंस में हुआ, कभी इंटरव्यू में हुआ, लेकिन फाइनली वो जीता लड़का. जीत हुई, उसकी परसिवरेंस की जीत हुई, उसकी मेहनत की जीत हुई, और उसका सपना पूरा हुआ. कोशिश करने वालों के हाथ में, कोशिश करने वालों की बिल्कुल नहीं होती है. यहाँ पे आप जब भरत की स्टोरी, तो एक चीज है कि क्या होता है, एक तो आइडियल वर्ल्ड होता है कि जैसे मूवीज में दिखाता है कि जो मेहनत किया उसका एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा. रियल लाइफ में शायद ऐसा नहीं होता है, जिससे भरत के कहानी में हमने देखा, स्टोरी में देखा, दैट ही इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, उसमें कोई दो राय नहीं. ही इज वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट दैट जो है कुछ चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे. बिल्कुल, फेलियर तो आप मान के चलें, एट द एंड ऑफ द डे इट विल वर्क आउट. यस यस, इट वर्क्स आउट. सर, एक टॉपर हैं जिनके बारे में आपने लिखा है, और पर्सनली स्पीकिंग काफी इंस्पायरिंग लगी, जिनको की आईसाइट में प्रॉब्लम होती बिकॉज ऑफ अ डिजीज, और शुरू में विश्वास नहीं होता है, देन शी डिसाइड्स कि ये डिसेबिलिटी
को मैं एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू फिनिश कर दूं, ठीक है सर, आप उसके बारे में थोड़ा ये बता सके। यस, आप अंजलि शर्मा की बात कर रहे हैं ना। अंजलि शर्मा एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पायरिंग मैं बोलूँगा कि कैरेक्टर है, या कैरेक्टर क्या रियल लाइफ में है। सो अंजलि शर्मा बिल्कुल नॉर्मल लड़की है जिसको कि सब ठीक है, हालांकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके फादर कोई फैक्ट्री में काम करते हैं लोअर लेवल पे, सिक्किम में रहती थी और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। और अच्छा है, रोजाना स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, क्लास में टॉप करती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक कुछ बीमारी हुई, बहुत तेज सिर में दर्द हुआ, बेहोश हो गई। बहुत दिन बाद जब होश आया तो बिल्कुल आंखें चली गई थी, टोटल अंधेरा था। तो एक तो ये सिचुएशन होती है कि कोई बॉर्न अंधेरा है, जो बॉर्न उसका आई साइट नहीं है, इन बॉर्न है, तो वो तो शुरू से उसने देखा ही नहीं होता ना, वो शुरू से एडजस्ट हो जाता है, ब्रेल सीखते हैं, दूसरे अपनी चीज़ें सीखते हैं। और अंजलि शर्मा के साथ अचानक अंधेरा छा गया। तो उसके बाद जब उसकी इलाज हुआ, बीमारी से पार पाया एम्स में आके, उसके बाद उसके बहुत दुखी थी लड़की। शुरू में बहुत रोती थी कि मेरी किताबें लाओ, मेरे को पढ़ना है, मेरे को क्या हो गया है। डेली का काम नहीं कर पा रही, अपना बाथरूम तक नहीं जा पा रही, खुद से कोई पकड़ के ले जा रहा है उसको। पर उसने डिटर्मिनेशन उसका था कि मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे को खुद काम करना है, मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को लाइफ में कुछ करना है। उस समय ये नहीं था कि आईएएस बनना है, बट ये था कि मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है और आगे बढ़ना है। तो 1 साल के गैप के बाद अपने पिता का हाथ पकड़ के लड़की स्कूल चली जाती है। वहाँ पे केवल सुन सुन के वो पढ़ती है, क्योंकि देख नहीं सकती, बोर्ड पे क्या लिखा है देख नहीं सकती, किताबों में क्या लिखा है देख नहीं सकती, सुन सुन के पढ़ाई करती है। कितना रिटेंशन होता है, हम आप केवल सुन लेंगे, कितना रिटेंशन होगा, ज़्यादा नहीं होता है। और उस सुनने के बेस पे घर आके अपने भाई को बोलती है मेरे को लेसन पढ़ के सुना दो, बहन को बोलती है, पापा मम्मी को बोलती है। और उस सुन सुन के लड़की टॉप करती है क्लास 11th-12th में अपने स्कूल में। उसके बाद कहती है कि मेरे को कॉलेज भी जाना है। और कॉलेज ऐसे नहीं है कि डिस्टेंस एजुकेशन से घर बैठ के मैं दे दूंगी, नहीं, मेरे को तो प्रॉपर कॉलेज जाना है, वो भी सिक्किम में, पहाड़ी इलाका है, अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत गिरेंगे तो बहुत चोट भी लगती है। तो ऐसा हुआ भी, कॉलेज गई, बहुत चोटें भी खाई, बहुत बार गिरी भी। और फिर वही सुन सुन के उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। और फिर उसने सोच लिया कि मेरे को तो सिविल सर्विस करना ही करना है, वही मेरा है इंडिपेंडेंट होने का, वही मैं फाइनेंशियली, फिजिकली, सब तरह से इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो उसने 2 टारगेट किए, एक उसने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम, बिहार सिविल सर्विस, और दूसरा आईएएस। क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना था नहीं तो पहले थोड़ा छोटा टारगेट बनाया, बहुत बच्चे करते हैं। तब तक उसको एक स्मार्टफोन मिल गया, उसमें उसको यूट्यूब का पता चल गया। यूट्यूब से उसने पहले तो शुरू में तो गाने वाने सुने, फिर लगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मैं तैयारी कर सकती हूँ। तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस ढूंढा, उसके लेक्चर्स ढूंढे, और केवल सुन के यूट्यूब पे तैयारी की। बहुत अनबिलीवेबल स्टोरी है, क्योंकि ये टोटली ब्लाइंड है। देखिए, विजुअली हैंडीकैप और भी बच्चे हैं, लेकिन उनको दिखता है, पूरा नहीं दिखता क्लियरली, लेकिन वो फिर भी देख पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। ये तो कुछ नहीं कर पाती थी। उस बेस पे इसको 4 साल लगे। बिहार सिविल सर्विस का प्रीलिम, कभी सिविल्स का प्रीलिम्स, फिर बिहार सिविल सर्विसेज का मेंस, कभी उसमें फेल्योर, कभी उसमें फेल्योर। और स्क्राइब की मदद से लिखा, क्योंकि स्क्राइब खुद नहीं लिख सकती थी, तो कभी स्क्राइब अच्छा नहीं मिला, वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाता, तो बच्ची रोती थी बैठ के एग्जामिनेशन सेंटर में, लेकिन टूटी नहीं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, अपने सपने पे अडिग रही, और अल्टीमेटली बिहार सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। उसके 1 साल बाद आईएएस में सिलेक्शन हुआ। तो आपके साथ कितना भी बड़ा हैंडीकैप क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी डिसएडवांटेजेस क्यों नहीं हो, अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं, उस सपने को पूरा करने में डूबे पड़े हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और स्टोरीज अपने इंस्टेंसेस बताए हैं, इससे ये चीज़ प्रूव जी। हमारे इंस्टीट्यूट में सर बहुत बच्चे जो आते हैं, जैसा मैंने उस दिन डिस्कस किया कि सारे एक ही बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स वर्क प्रिविलेज्ड, दे आर फ्रॉम, हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है, या फिर बिजनेस बैकग्राउंड है, वेल ऑफ है। मतलब ये गार्डियन का बस एक मैंडेट है कि आप जाओ, पढ़ाई करो, जितना पैसा चाहिए हम भेजेंगे, ठीक है। उनका एक सिंगल फोकस है। दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं, और बहुत स्टूडेंट आते हैं जिनके लिए पढ़ाई तो ऑफ कोर्स फोकस करेंगे, बट सर्वाइविंग इन दिल्ली वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। एक महाराष्ट्र का बच्चा है हमारे पास, में पढ़ता है, वो यहाँ पे एक आश्रम में रहता है, मंदिर है, और ही कुक्स देयर। जो भी पंडित जी हैं, स्वामी जी हैं, तो उनके लिए एक हाउस हेल्प की तरह काम करता है, कुक्स टू ही गेट, उसे भी वहाँ पे जो है वो खाना मिलता है नहीं।
और उसके बदले में उसे वहाँ पे रहने के लिए आश्रम में तो वो पढ़ रहा है, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि समडे थिंग्स विल वर्क आउट फॉर हिम। आपने विजुअली चैलेंज स्टूडेंट की बात की, एक स्टूडेंट है, आपने बुक जो दिया था मैंने उनको पहुंचा दिया है, ठीक है, ही इज गिवन इंटरव्यू दिस ईयर एंड वी आर वर्किंग। तो सर क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम इज कि इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड एंड लेट अस से फादर जो है आईएएस आईपीएस में, इफ ही इज गेटिंग सिलेक्टेड ही इज मेंटेनिंग स्टेटस को, है ना, उस परंपरा को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी लेकिन ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने भरत का नाम बताया, यदि इनके लिए सिविल सर्विसेज वर्कआउट कर देता है, इट बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग, यस ट्रांसफॉर्मेटिव। हमें पता है द थिंग इज कि स्पीकिंग नॉट दैट इफ एक कोई फैमिली से ब्यूरोक्रेट निकलता है, सिविल सर्वेंट होता है, देन द एंटायर फैमिली इज रेज्ड एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल तो इनके लिए वो मोटिवेशन है और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सर एग्जाम के बारे में बात करते हैं। आप 94 में, जब आपने 93 94 में एग्जाम दिया, 2 ऑप्शन हुआ करते थे जी। प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस Yes. करते थे। अभी हमारे पास एक ऑप्शनल है और कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए। सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो तब एग्जाम देते थे अब एग्जाम देते हैं, उसमें भी आई एम श्योर चेंज आया होगा, क्योंकि 90s में आई वुड से द बेस्ट ऑफ द माइंड्स वुड बी कमिंग, क्योंकि जस्ट हम लिबरलाइज हुए थे, मे बी अदर ऑप्शंस उतना ज्यादा नहीं रहे होंगे। आप बेहतर बता पाएंगे सर उसमें जी। मेरे को करके। तो अभी एक लेवल पे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। तो आपने पिछले 30 साल में एग्जाम को कैसे इवॉल्व होते देखा है? देखिए बहुत चेंज आया है, एंड चेंज तो अच्छा भी होता है। एग्ज़ाम पैटर्न पहले भी काफ़ी बार ट्रांसफॉर्म हुआ, आई थिंक 70s में और भी बिल्कुल ही चेंज होता था, अभी दूसरा चेंज आया था 90s में, और अभी एकदम से चेंज हो गया है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी भी बेस्ट माइंड ही आते हैं सिविल सर्विसेज में ये नहीं है कि अब नहीं आते हैं, लेकिन पहली बात ये है यस वो आते हैं और नंबर बहुत बढ़ गया। हमारे टाइम में केवल 2.5 लाख लोग देते थे एग्जाम, प्रीलिम्स फॉर्म भरते थे, अब उनकी संख्या हो गई है 10 लाख से भी ऊपर, तो 4 गुना। सीट उतनी है, हमारे समय में भी लगभग 1000 का सिलेक्शन होता था सब सर्विसेज मिला के, अभी भी उतने का ही सिलेक्शन होता है। सो कंपटीशन 4 गुना बढ़ गया है, ये है। दूसरी बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न की। हमारे समय में एग्ज़ाम होता था 2 ऑप्शनल, प्रीलिम से शुरू करते हैं। हमारे समय में प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ होता था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। अब प्रीलिम चेंज हो गया, जनरल स्टडीज़ है और सीसेट है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक तरह से बर्डन बच्चों का कम भी हुआ है कि ऑप्शनल की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन सीसेट कई बार लोगों को डुबोता है, मैं कहूँगा। कई बार लोग ध्यान नहीं देते सीसेट पे, और सीसेट के कारण ही उनका जनरल स्टडीज़ के पेपर इवेलुएट नहीं होता, क्योंकि सीसेट क्वालिफाइंग है। हमारे समय में दोनों का ही मेरिट बनता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स का प्लस जनरल स्टडीज़ के मार्क्स का। तो एक तो ये चेंज आया है। फिर मेंस में एक बड़ा चेंज आया है। हमारे समय में मेंस में 2 ऑप्शनल लेने होते थे, अभी एक ही ऑप्शनल लेना है। तो ये अच्छी बात है कि कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें बढ़ गई। जैसे कि हमारे टाइम में ऐसे एक ही लिखना होता था, और वो भी जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था। मेरा पहला 93 में जो एग्ज़ाम था उसमें पहली बार ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले ऐसे होता ही नहीं था। तो ऐसे में हमारे समय एक लिखना होता था, अब 2 ऐसे लिखने होते हैं। फिर जनरल स्टडीज़ के पेपर्स में अब जनरल स्टडीज़ के पेपर बढ़ गए हैं। जनरल स्टडीज़ में अब 4 पेपर होते हैं, पहले 2 पेपर होते थे। तो जनरल स्टडीज़ में पहले एथिक्स नहीं होता था, अब एथिक्स का एक पेपर जुड़ गया है, और जनरल स्टडीज़ के पेपर की संख्या भी 2 से 4 हो गई है, जबकि ऑप्शनल के पेपर 4 से 2 हो गए हैं, एक ही ऑप्शनल लेना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो एक चेंज अच्छा है, पॉजिटिव है चेंज, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मलाइजेशन करता है। कुछ सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग होते हैं, कुछ लो स्कोरिंग होते हैं। तो ये हमेशा से शिकायत रहती है या ग्रीवांस रहता है एस्पिरेंट्स का कि जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ्स फिजिक्स, उनका बहुत स्कोर आ जाता है उसी में, तो वो डिसएडवांटेज्ड हो जाते हैं। तो 2 से 1 ऑप्शनल करने में ये एक लेवलर आ गया है, यूपीएससी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, मैं कहता हूँ। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स आपका जनरल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पेपर इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया है। और ऐसे भी बढ़ा दिया है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है बच्चों का, थॉट को एनालाइज करना है, पिरोना है एक धागे में, एक लॉजिकल थिंकिंग करके अपनी बात को कहना है, तो उस हिसाब से ये भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही सही दिशा में परिवर्तित हुआ है कंपेयर टू जो हमारे समय में होता था। हाँ सर, पार्लियामेंट्री पैनल एक सुशील मोदी जी के अंतर्गत उसने ये भी सजेशन दिया था कि एग्जाम साइकिल है उसको थोड़ा छोटा किया जाए जी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट तक देखा जाए तो 1.25 साल लगता है।
हम लोग के टाइम 1.5 साल लगता था। दिसंबर में फॉर्म भरे जाते थे और अगले से अगले जून में जाके रिजल्ट आता था। हाँ, तो अभी इसको और फर्दर शॉर्ट करने की बात जी। की गई है। उसमें ये भी बात की गई है कि जो आईएएस ट्रेनीज है उनके लिए अभी भी कंपलसरी वेलनेस ट्रेनिंग होती है, बट वो ड्यूरेशन और बढ़ाया जाए सो दैट गवर्नमेंट और गवर्न के बीच में जो गैप है उस चीज को क्लोज किया जा सके, फर्दर क्लोज किया जा सके। ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग की बात हो रही है तो एक और चेंज हुआ है जो पिछले 4-5 साल से हुआ है। वो ये हुआ कि पहले ट्रेनिंग के टाइम लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करते थे और स्टेट गवर्नमेंट में ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब भारत सरकार में भी बच्चे आते हैं 2 महीने के लिए, 8 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो अलग अलग मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं, भारत सरकार की फंक्शनिंग समझते हैं। तो वो एक जो गैप था ट्रेनिंग में कि भारत सरकार कैसे काम करती है, वहाँ क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या चीज़ पे इम्पोर्टेंस होती है, कैसे पॉलिसी बनती है, कैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है, कैसे रिव्यू होते हैं, वो चीज़ बच्चों को शुरू में ही उस पैटर्न में अब आ गई है ट्रेनिंग में। 2015 के बाद से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हाँ जी। आए, तो शायद उनका एक्सपीरियंस जो स्टेट का था और फिर यूनियन में सोच रही होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको उसमें के लिए पता लगे कि यूनियन किस तरीके से, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 2015 में चेंज दूसरा उससे ना एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप सीधे फील्ड में चले जाते हैं तो भारत सरकार में किससे बात करने में थोड़ा लो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब आप यहाँ बात करके गए हैं, कुछ कनेक्शंस भी बिल्ड हो जाते हैं, तो आपको कोई समस्या आ रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट कराना है तो आप सीधा भी जुड़ सकते हैं केंद्र सरकार से। सर, अभी एक जो इशू है और चेंज लाने की कोशिश की जा रही है लैटरल एंट्रीज के थ्रू, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं क्योंकि एक टॉपिक है यूपीएससी ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स, और न्यूज़ में भी रहा है ये टॉपिक स्पेशली आफ्टर 2014। सो आपके हिसाब से लैटरल एंट्रीज किस तरीके के चेंज लेके आएगा सर्विसेज में? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू सर इज क्योंकि हम तो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं, न्यूज़ पेपर्स में पढ़ रहे हैं। एक परसेप्शन है, इनफैक्ट एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के टॉक में मैंने सुना था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू वर्क इन गवर्नमेंट, क्योंकि आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट के साथ काम करना है। मीडिया इज आफ्टर यू, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, एंड गेट यू वांट मार्केट लाइक रिजल्ट, आपको उस तरीके का रिजल्ट डिलीवर करना है व्हाइल आपको कैमरेज देख रहे हैं, मतलब आपका एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन आपके रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे व्हिच अ पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर मे नॉट अडॉप्ट टू। और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस, कि कैसे वो एक्सॉन मोबिल के सीईओ थे, तो काफी सक्सेसफुल सीईओ थे, और जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस हुए तो उनको फायर करना पड़ा, क्योंकि जबकि यूएस एक लैटरल एंट्रीज का बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं। सो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्रीज हाउ सक्सेसफुल इट विल बी सर? देखिए, सक्सेसफुल तो समय के साथ ही पता चलेगा, बट बिगिनिंग हैज़ बीन मेड, एंड ठीक है, अगर कुछ एक्सपर्टीज़ सरकार को चाहिए, जो कि अभी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें एक्सपर्टीज़ वो नहीं है, या और बेटर कुछ लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो उस क्षेत्र में हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, थोड़े दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि आपको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट चाहिए, लाइक बैंकिंग के लिए कुछ एक्सपर्ट, या इंश्योरेंस के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको लेटरल एंट्री से लिया जा रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैं कहूँगा। और दूसरा उसका मैं कहूँगा कोलेटरल फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी को ये है कि जो लोग आके काम करते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे सरकार में काम करना आसान नहीं है, दूसरा सरकार में काम होता है। उनको बाहर से लोगों को लगता है कि सरकार में लोग काम ही नहीं करते, 5:30 बजे घर चले जाते हैं, छुट्टियां होती है इतनी सारी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में यह है कि जो ऑफिसर्स हैं वो रात को 9-9, 10-10 बजे तक काम करते हैं, सैटरडे को भी काम करते हैं, कभी कभी संडे को भी काम करते हैं, और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि आपने कुछ किया, डिसीजन लिया, तो उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो उनकी भी आंखें खुलती हैं जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं कि अरे सरकार में तो बहुत काम होता है, सरकार में बहुत काम करना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चल रहा है कि यस, ब्यूरोक्रेसी वर्क्स हार्ड, दे वर्क 7 days a week, सो दैट्स गुड। आई थिंक दोनों हिसाब से अच्छा है। बिल्कुल कहा कि ये परसेप्शन जो है, ओके, somehow because of some bad examples, ये जो रॉन्ग परसेप्शन बना है, बट नॉर्मली जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं सर, पर्टिकुलरली आई फोकस ऑन दिस थिंग कि ये देश पिछले 70 साल से चल रहा है, हमने डेमोक्रेसी को न केवल बचा के रखा बल्कि उसको मजबूत किया है, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस देखिए सर, वी हैव गिवन डिलीवर्ड 0 error elections। यस आप आसपास जरा देख लीजिए, भारत के आसपास देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। आप पाकिस्तान देखिए, चाइना की तो क्या ही बात करें, म्यांमार, बांग्लादेश की क्या है, श्रीलंका।
तो यदि आसपास आप देखेंगे तो ढंग की डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरेनियन क्रॉस में ही मिलेगी. So in this challenging environment, if this country has been running, growing safely, it is because of democracy. IAS पुलिस सर्विस. एग्जाम्पल जो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को देता हूँ कि अभी हमने एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 15th अगस्त और G20 हमने ऑर्गेनाइज किया. नाउ बहुत आसान लगता है देखना कि हम गए, पार्टिसिपेट किए, क्लैपिंग किया, बट कितने ऑफिसर्स कितनी रातें जगे हैं टू मेक दैट पर्टिकुलर इवेंट हैपन कि कोई चीज फ्लॉलेस, जबकि आपके पड़ोसी बैठे हुए हैं कि एक मौका मिले चीजों को. सही बात. So clearly bureaucracy is one service which is much underappreciated. And as you rightly said कि lateral entities का एक ये भी पहलू होगा कि कितनी चैलेंजेस के साथ गवर्नमेंट सर्विस काम करते हैं वो देखने को मिलेगा. सर एक क्वेश्चन अगेन एग्जाम से रिलेटेड है. जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है वेल एंड गुड, बट कंपटीशन आपने बताया जैसे 11 लाख बच्चे 15,000 मेंस लिख रहे हैं, 2,500 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और यदि आप नहीं सिलेक्ट हो रहे तो वापस बिल्कुल से कर रहे हैं. ठीक है, अभी इंटरव्यू के रिजल्ट्स 17 अप्रैल को इंटरव्यू खत्म होगा, रिजल्ट्स आएंगे, बहुत लोग उसमें होंगे जो कि फिर से प्रीलिम्स. बिल्कुल अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं. ठीक है, एक पॉइंट आता है जब एक एस्पिरेंट को सोचना पड़ता है सर, स्पेशली इफ द एस्पिरेंट इज फ्रॉम फाइनेंशियली चैलेंजिंग बैकग्राउंड. ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, एक्सपेक्टेशन फैमिली की भी कुछ है. तो एक प्राइम क्वेश्चन आता है कि कितने अटेम्प्ट लेना चाहिए इस एग्जाम में. अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ नंबर. ठीक है, लेकिन आपके अनुसार यदि आप एक ऐसे एस्पिरेंट के प्लेस में रहे तो आपका डिसीजन क्या होगा? देखिए, एक तो होता है सीरियस अटेम्प्ट्स, और एक होता है कि जस्ट टू टेस्ट वाटर, या वैसे दे दिया, सोशल प्रेशर में दे दिया, पीयर प्रेशर में दे दिया, फैमिली ने बोला तो दे दिया, उनको आप निकाल दें. तो मेरे को लगता है जब आप सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं तो सीरियस अटेम्प्ट 4 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. लेकिन कई बार होता है कि कुछ सिचुएशन हो जाती है, एग्ज़ाम नहीं दे पाता कोई कारण से, फैमिली सिचुएशन से, हेल्थ सिचुएशन के कारण, तो इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा भी सरकार दे देती है, तो कोई बुराई नहीं है. बट आई थिंक जो बिल्कुल सीरियसली चेज कर रहे हैं अपना ड्रीम, उनका 3 to 4 अटेम्प्ट में हो जाता है. 3 to 4 attempts में. Okay, sir. As we move towards the conclusion of this talk, sir, a message that you would like to give, जो भी आपका एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू रही है, कि टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स होने वाला है अभी मई में, के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जैसे मैंने बताया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो एनी मैसेज दैट यू वुड गिव जो कि उनको उनका मोटिवेशन बना के रखने में मदद करे? नहीं, पहला तो मैं देना चाहूँगा, मैं 30 साल से हूँ इस सर्विस में, और अगर मेरे को आज भी मौका मिले कि एक और करियर है चुनना है आपको 30 साल बाद, तो मैं आईएएस ही चुनूँगा. तो ये सर्विस जो आपने चॉइस की है, जो सपना आप एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो भी वॉच कर रहे हैं, तो ये सपना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है. आप ये नहीं सोचें कि इसमें कोई दुविधा में नहीं पड़े. आज भी सर्विस बहुत अच्छी है, चाहे कितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस उसके सामने हों, चाहे आपको लगता है कि उतना ऑरा नहीं है, लेकिन आज भी अगर बेस्ट सर्विस कोई मैं मानता हूँ इंडिया में या वर्ल्ड ओवर, तो वो आईएएस है, और दूसरी सिविल सर्विस हमारी है. तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं अगर आप एस्पायर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने का. दैट इज़ वन. दूसरी बात है कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एस्पिरेंट किसी ना किसी स्टेज पे फेल होता है. कुछ आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब वो मॉक टेस्ट में फेल हो रहा है, या उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत कम नंबर आ गए आंसर राइटिंग में. % डेटा कहता है यूपीएससी का डेटा, only 9 to 10% get through in the first attempt. Yes, 9 to 10%. So even those who don't get in the first, those who get selected in the first attempt, वो भी कोई ना कोई फेलियर का सामना करते हैं. मैं बताता हूँ इसमें सत्यम गांधी आप ही का स्टूडेंट है. सत्यम गांधी का फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 रैंक हुआ, लेकिन सत्यम गांधी जब मेंस एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत भयंकर डिप्रेशन में था. उसको लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है, मेरा कैसे होगा, तो मैं तो 1 साल मेरा खराब हो रहा है. लेकिन उसने उस डिप्रेशन को, उस फेलियर से आगे बढ़ा, उसको पार पाया, सीरियसली एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया. दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट का ही. लवीश ओडिया मेरी बुक में है, जो अमेरिका से आके तैयारी करता है, आईआईटी मुंबई का बच्चा है. वो उसको जब उसने मॉक टेस्ट दिया पहला, तो उसके बहुत ही खराब नंबर आए. तो उसमें एक बार थोड़ी देर के लिए उसको खराब लगा, लेकिन वापस जुट गया कमी पूरी करने के लिए. तो एक तो वो है, और दूसरा वो बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुतों का नहीं होता है, 3-4 अटेम्प्ट भी लगते हैं. भरत का एग्जाम्पल मैं वापस देता हूँ. भरत का प्रीलिम में फेल हुआ पहली बार में,
दूसरी बार में प्रीलिम पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ। थर्ड और आई थिंक फोर्थ अटेम्प्ट में भी उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, उसमें काम करता रहा। तो फेलियर से नहीं डरना है। अगर आप फेल होने से डर गए तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, फिर आप खत्म। तो बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरा दूसरा एडवाइस ये है कि फेल होने से मत डरिए, मेहनत पूरी करो, पूरी जी जान लगा दो। लेकिन अगर फेल हो भी गए तो अगली बार पास हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इस बार की हमारी टॉपर है सर, रैंक 83 है, शुभ दर्शनी नाम है, तमिलनाडु की है। 7th अटेम्प्ट में उन्हें क्वालिफाई किया, 6th अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ सर। हाँ, 6th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, जिसमें से 4 अटेम्प्ट में सीसेट की वजह से नहीं हुआ। यस। अब आप सोचिए कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना चैलेंजिंग है मोटिवेशन बनाए रखना। और इंडियन जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं मे बी फैक्ट है कि लड़कियों के लिए चीजें और भी डिफिकल्ट मुश्किल होती है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद प्रेशर आने लगता है। देन हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स ऑफ दैट गर्ल, जिन्होंने इतना समय दिया एंड कि आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, वी आर विथ यू। अब बात आ जाती है कि व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हर कि व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग यू हैड आफ्टर द सिलेक्शन, ऑफ कोर्स 99% से कि सर वी क्राइड, ओके ऑफ कोर्स। लेकिन उसके बाद जैसे ही रिजल्ट के बाद ना, पिछले 3 4 5 सालों वाला जो सफर है वो भूल जाता है इंसान आफ्टर गेटिंग दैट सक्सेस। ओके, सो इट्स आपने जैसा कहा कि और यदि शिद्दत से कोशिश हुई है, ईमानदारी से हुई है, तो अल्टीमेटली इट विल डेफिनेटली पे ऑफ सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें दिया फॉर इनलाइटिंग द स्टूडेंट्स। वी हैव दिस बुक ऑफ सर, इट इज अवेलेबल ऑन Amazon। Yes. यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। वंडरफुल बुक, डेफिनेटली आपके कबर्ड में एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ा भी लगे कि मोटिवेशन जो है वो कम हो रहा है, तो यू कैन रीड सर्टन स्टोरीज जो कि आपके ही बैकग्राउंड से उतनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन से निकल के आए हैं, और आप सोच सकते हैं कि कोई एडल्टहुड में जाके अपनी आईसाइट खो रहा है ना, और उसके लिए कितना डिफिकल्ट होगा टू मैनेज। उससे तो बड़ा हैंडीकैप, फाइनेंशियल हैंडीकैप या फिर कुछ नहीं हो सकता। सो इट ऑल रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। एक सर लाइन है कि चलते चलते अक्सर रुककर सोचा भी कि क्या मंजिल पर याद रहेगा रास्ता भी। तो एक बार मंजिल पे पहुंचने के बाद जो रास्ते में जितने डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, और सर ये बेस्ट एग्जाम है, इट विल नॉट कम बैक। यस। प्रोफेसर लैंड ब्रिचेट है सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेटमेंट है कि आई हैव वर्कड विद द IAS पीपल, दे क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन which is so difficult that it will make getting admission into Harvard like walk in the park. Yes. So somehow the kind of competition you face and with the best minds, तो इतना तो expect करना पड़ेगा. And kind of self confidence you have with probability of success is 0.0001%. तो हार्वर्ड में तो उससे कई गुना probability admission होने की. मतलब बाहर में ऐसा मैंने सुना है कि लोग यदि 20 में से एक का सिलेक्शन होता है तो डिफिकल्ट मानने लगते हैं एग्जामिनेशन। हाँ, तो उतने पे तो कंपटीशन शुरू भी नहीं होता। यस यस। यहाँ पे आप सोचिए कि 10 लाख लोग एस्पायर कर रहे हैं और 1000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो ऑड्स आर क्वाइट डिफिकल्ट। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू द एस्पिरेंट्स।